जब सुबह सवेरे आँख खुलती तो यूँ महसूस होता जैसे मेरे सीने पे किसी ने कोई भारी पत्थर रख दिया हो और सांस लेना भी दुश्वार हो रहा हो। ये मैट्रिक के वो दिन थे जिन्होंने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को एक अजाब सी खामोशी में बदल के रख दिया था। रात को जब मैं सोने के लिए लेटती तो किताबें मेरे सिरहाने और चारों तरफ खुली पड़ी होती थीं, जिनके सफ़ात पलटते पलटते मेरी आंखें पथरा जाती थीं। पिछले साल जब मेरी टांग टूट गई तो डॉक्टर ने मुझे महीनों बिस्तर पे आराम करने का कह दिया। वो दिन कितने अज़ियतनाक थे जब घर के सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ होते और मैं अकेली चारपाई पे लेटी छत की तरफ तकती रहती। उस हादसे और बिस्तर की कैद ने मेरी पढ़ाई का जो हशर किया था, अब उसका सारा गुबार मेरे मुस्तकबिल पर स्याह बादल की तरह मंडला रहा था। हर कोई मुझे यही याद दिलाता था कि मेरे वो महीने ज़ाया हो गए हैं और अब मुझे दुगनी मेहनत करनी होगी। मगर मेरे अंदर तो पढ़ने की सकत ही बाकी नहीं बची थी। सुबह होते ही अम्मी की आवाज़ मेरे कानों में रस घोलने के बजाय जहर का काम करती थी। वो रोज़ सुबह सवेरे उठ के मेरे सर पे खड़ी हो जाती हैं और गुस्से से कहती हैं कि उठो और किताबें खोल के बैठो। मैट्रिक के नंबर ही आगे पूरी ज़िंदगी बनाते हैं। अगर तुम इस तरह सुस्ती करती रहोगी और दिन यूं ही ज़ाया करोगी तो आगे जाके तुम्हारा क्या बनेगा। तुम अपना मुस्तकबिल खुद तबाह कर रही हो। अम्मी की ये बातें सुन के मेरे अंदर एक आग सी भड़क उठती थी। मेरा जी चाहता था कि मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊं कि मुझसे नहीं हो रहा ये सब, लेकिन मैं बेबस होकर सिर्फ चादर मुंह पे तान लेती थी। अम्मी की वो रोज़ाना की डांट और सुबह का वो तपता हुआ माहौल मेरे एसाब को अंदर से जला रहा था। मुझे यूँ लगता जैसे घर का हर फर्द मेरी इस तालीमी पसमानदगी पर मुझसे नाराज़ है और किसी को मेरी अंदरूनी हालत का ज़रा भी एहसास नहीं। दोपहर ढलती और शाम का वक्त करीब आता तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकलने लगती, क्योंकि अब्बा के दफ्तर से वापस आने का वक्त हो चुका होता। जैसे ही अब्बा का मोटरसाइकिल दरवाजे पर रुकता और उनके जूते की आवाज़ सहन में सुनाई देती तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता। अब्बा जब अंदर आते तो उनकी पहली नज़र हॉल में या मेरे कमरे में बिखरे हुए किताबों के उन ढेरों पे पड़ती जो मैंने महज दिखावे के लिए फहरा रखे होते। अब्बा का वो सख्त जलाल भरा चेहरा, उनकी गहरी गुस्से से भरी हुई नज़रें जब उन किताबों और मुझ पे पड़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। वो बगैर कुछ कहे बस इतनी सख्ती से पूछते, आज दिन भर क्या पढ़ा और कितना कोर्स ख़त्म किया। उनके उस एक सवाल पे मेरी बोलती बंद हो जाती, मेरा गला खुश्क होने लगता और मैं नज़रें झुका के खड़ी हो जाती। अब्बा का वो रोब, दबदबा और गुस्सा मेरे लिए किसी सज़ा से कम नहीं था। वो शाम का वक्त हमारे घर में सुकून का नहीं, बल्कि एक जंग का मैदान बन जाता, जहाँ हर तरफ सिर्फ पढ़ाई और नंबरों की ही बातें होती थीं। मेरी अपनी ज़ात तो कहीं खो ही गई थी। मेरा दिल हमेशा से किसी और ही दुनिया में बसता था। मुझे लिखने, पढ़ने और उन किताबी रट्टेबाजियों से कभी ज़रा भर भी दिलचस्पी नहीं रही थी। मुझे रंग बिरंगी कहानियाँ, अपने ख़यालों की दुनिया अच्छी लगती थी, जहाँ कोई हिसाब किताब या साइंस के फार्मूले नहीं होते थे। लेकिन इस बार तो हालात ने मुझे ऐसे शिकंजे में जकड़ लिया कि ना चाहते हुए भी मुझे इन मोटी मोटी किताबों के सामने घुटने टेकने पड़ रहे थे। इस मजबूरी और इस शदीद जहनी दबाव ने मुझे अंदर से बिल्कुल खोखला करके रख दिया। मैं रोज़ खुद से सवाल करती कि आखिर क्यों मेरे मुकद्दर में ये अजाब लिखा गया है। क्यों दूसरे बच्चों की तरह मेरी ज़िंदगी इतनी आम और पुरसकून नहीं है। इस टेंशन और घुटन ने मेरी भूख प्यास सब कुछ छीन लिया। रातों को जब सब घर वाले गहरी नींद सो रहे होते और घर में एक सन्नाटा छाया होता तो मैं उठ के बैठ जाती और किताब के सफ़हात पलटने लगती। घंटों यूं ही जागने के बावजूद किताब का एक लफ्ज़ भी मेरे दिमाग या दिल में नहीं उतरता था। आंखें नींद से बोझल होती थी, मगर दिमाग में एक अजीब सा शोर मचा होता था। बस यही खौफ हर वक्त मेरे हवास पे सवार रहता कि आने वाले इम्तिहानात में मेरा क्या बनेगा। क्या मैं पास हो पाऊंगी या फिर इस बार भी सबकी तवक्कुआत पे पानी फिर जाएगा। ये अंदेशे मुझे अंदर ही अंदर घुला रहे थे और मैं खुद को उस बंद गली में बिल्कुल अकेला और बेबस महसूस करती थी, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा हौलनाक और क़यामत ख़ेज़ दिन था, जब पेपर्स ख़त्म हो जाने के 2 ढाई महीने बाद रिज़ल्ट का दिन था। कंप्यूटर की स्क्रीन पे मैट्रिक का रिज़ल्ट सामने आने वाला था। सुबह से ही मेरे घर का माहौल किसी मातम कदे की तरह बना हुआ था। अम्मी बार बार तस्बीह पढ़ रही थी और अब्बा बार बार चक्कर लगा रहे थे। मेरे अपने हाथ पाँव ठंडे हो चुके थे और दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि मुझे यूँ महसूस होता जैसे अभी सांस रुक जाएगी। हम सब ने मिल के जब इंटरनेट पे रिज़ल्ट वाला सफ़ा खोला और मेरा रोल नंबर दर्ज करके क्लिक किया तो चंद ही सेकंड्स में जो स्क्रीन पर नज़र आया उससे मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली। बड़े बड़े अल्फाज में फ़ेल लिखा हुआ था। मेरी नज़रें उसी एक लफ्ज़ पे जम के रह गईं और आंखों के आगे एकदम से गहरा अंधेरा छा गया।
میرے منہ سے کوئی چیخ یا آواز تک نہیں نکلی، بس ایک سناٹا میرے اندر اتر گیا اور مجھے یوں لگا جیسے میری پوری دنیا تباہ ہو چکی ہو اور اب اس کائنات میں میرے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ اس ایک لفظ کے سامنے آتے ہی گھر کے اندر جیسے ایک طوفان بدتمیزی اور کوہرام مچ گیا۔ امی جو اب تک امید لگائے بیٹھی تھیں کہ شاید میں کسی نہ کسی طرح پاس ہو جاؤں گی، وہ اس حقیقت کو دیکھ کے دنگ رہ گئیں اور صدمے سے نڈھال ہو کے وہیں صوفے پہ گر پڑیں۔ ان کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگے۔ وہ بار بار یہی کہتی کہ ہم نے تو دن رات ایک کر کے تمہیں پڑھایا تھا اور تم نے یہ صلہ دیا ہے۔ امی کے ان آنسوؤں نے میرے دل کو اندر سے چیر کے رکھ دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے اپنے گھر والوں کی عزت کو مٹی میں ملا دیا اور اب میں کسی کو اب منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی۔ اس رزلٹ کے بعد گھر میں جو فضا بنی اس نے مجھے اندر سے بالکل مردہ کر کے رکھ دیا اور ہر طرف ایک اداسی اور موت سا سکوت پھیل گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد باہر کا وہ دکھ اور صدمہ شدید غصے کی شکل میں تبدیل ہو گیا جب ابا کا غصہ ساتویں آسمان پہ پہنچ گیا۔ ابا طیش میں آئے ہوئے سیدھے میرے کمرے میں داخل ہوئے اور غصے سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میز پہ رکھی ہوئی میری ساری کتابیں اور کاپیاں اٹھا کے زور سے ایک طرف پٹک دیں۔ کتابیں اور رجسٹر پورے کمرے میں بکھر گئے۔ ابا کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ انہوں نے مجھ پہ تانے مارتے ہوئے چلانا شروع کر دیا کہ سارا دن عیاشیاں کرتی رہی ہو، موبائل اور فضول کاموں میں دھیان رہا ہے، پڑھائی میں ذرا برابر بھی دل نہیں لگایا۔ تو پھر یہی نتیجہ سامنے آنا تھا۔ ابا کے منہ سے نکلنے والا ہر ایک لفظ میرے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہو رہا تھا۔ وہ زور زور سے کہہ رہے تھے کہ ماں باپ کی ناک کٹا دی تم نے، اب ہم رشتہ داروں کو کیا منہ دکھائیں گے، محلے میں کیا جواب دیں گے کہ ہماری لڑکی 10ویں کلاس میں فیل ہو گئی ہے۔ ابا کے ان تانوں اور ڈانٹ نے مجھے اور زیادہ خوف زدہ کر دیا اور میں سر جھکائے کونے میں کھڑی سسکیاں لینے لگی۔ گھر کے اس بھیانک ماحول اور اس شدید دباؤ کے بعد جب غصے کا طوفان کچھ ہلکا ہوا تو گھر والوں نے بیٹھ کے سنجیدگی سے اس بات پہ غور کرنا شروع کیا کہ اب آگے کیا کیا جائے۔ میرا 1 سال ضائع ہونے سے بچانے کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت ضروری تھا کہ مجھے فوراً دوبارہ سے تیاری کروائی جائے۔ کافی بحث مباحثے کے بعد امی اور ابا نے یہ طے کیا کہ گھر کے قریب ہی ایک لوکل ٹیوشن سینٹر ہے جہاں ایک سر پڑھاتے ہیں اور وہاں کا رزلٹ بھی کچھ بہتر بتایا گیا ہے، لہٰذا مجھے اب اسی جگہ بھیج دیا جائے تاکہ میں اگلی باری امتحانات میں بیٹھ کے پاس ہو سکوں۔ مجھے اس فیصلے سے شدید نفرت تھی کیونکہ میں پہلے ہی پڑھائی کے نام سے چڑھتی تھی اور اوپر سے ایک اکیلے مرد استاد کے پاس لوکل ٹیوشن پڑھنے جانے کا خیال میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا کر رہا تھا۔ لیکن گھر کے اس حالات اور فیل ہو جانے کے بعد میرے پاس انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی اور مجبوری کے اس عالم میں آخری فیصلہ یہی ہوا کہ کل سے مجھے اس نئے ٹیوشن سینٹر میں بھیج دیا جائے گا۔ اگلے دن جب ابا نے مجھے گھر کی دہلیز سے باہر نکلتے ہوئے زبردستی میرے بازو سے پکڑ کے اس نئے اور نامعلوم ٹیوشن سینٹر کی طرف گھسیٹنا شروع کیا تو میرے قدم زمین پر پتھر کی طرح جم گئے۔ میرا دل اندر سے اس بری طرح کانپ رہا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میری سانسیں رکنے والی ہیں۔ میں راستے میں بار بار سسکیاں لے کے روتی رہی اور ہاتھ جوڑ کے ابا سے ضد کرتی رہی کہ ابا مجھے اس عذاب میں مت لے جائیں، مجھ میں مزید ہمت نہیں، میں روز صبح اسکول جاتی ہوں، وہاں کی پڑھائی کا بوجھ، اساتذہ کا ڈر اور اوپر سے فیل ہو جانے کا یہ داغ، ان سب نے مجھے اندر سے توڑ کے رکھ دیا ہے۔ اسکول سے پورا دن تھک ہار کر جب میں دوپہر کو گھر واپس لوٹتی ہوں تو میرا پورا جسم چور ہو چکا ہوتا ہے۔ مجھے اسکول کے بعد مزید باہر جا کے کسی اجنبی جگہ پہ اس طرح گھٹن زدہ ماحول میں پڑھنا 1% بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ 10ویں کلاس میں پاس ہونا، میٹرک کی سند حاصل کرنا اور اپنی اس فیل ہونے والی ناکامی کو کامیابی میں بدلنا میرے لیے بھی اتنا ہی ضروری تھا جتنا کہ گھر والوں کے لیے۔ میں جانتی تھی کہ اگر اس بار میٹرک پاس نہ کیا تو زندگی بھر کے لیے طعنے میرا مقدر بن جائیں گے، لیکن اس لوکل اور شک کے دائرے میں گھرے ہوئے ٹیوشن سینٹر میں جانے کا خیال میرے دل میں خوف اور نفرت کی ایک ایسی خوفناک لہر دوڑا دیتا جس سے میری روح تک کانپ اٹھتی۔ میرا اندرونی وجود، میرے ضمیر کی ہر آواز بار بار چیخ چیخ کے مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میرا اس جگہ قدم رکھنا بھی میرے لیے تباہ کن ثابت ہوگا، مگر میری اس معصوم ضد، میرے رونے دھونے اور ترلوں کو کسی نے بھی خاطر میں نہ لایا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر سما جاؤں تاکہ مجھے ذلت اور زبردستی کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن ظاہری حالات کے سامنے میری ایک نہ چلی اور میں مجبور ہو کے ان کے ساتھ اس کھنڈر نما عمارت کے قریب پہنچ گئی جہاں وہ ٹیوشن سینٹر قائم تھا۔ جب ابا مجھے دروازے تک چھوڑ کے یہ کہہ کے واپس چلے گئے کہ اب چپ چاپ اندر جاؤ اور دل لگا کے پڑھو، تو میرا ایک ایک قدم جیسے لوہے کا بن چکا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس چھوٹے
اور بند کمرے کا دروازہ دھکیلا اور پہلی بار اس تاریک سے فضا میں قدم رکھا جہاں 10ویں جماعت کی چند اور لڑکیاں پہلے سے موجود تھیں اور اپنی اپنی کتابیں کھول کے بیٹھی تھیں۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی میرے اندر ایک عجیب سا گھٹن زدہ دل کو دہلا دینے والا احساس اتر آیا۔ کمرے کی فضا اتنی اداس اور دم گھٹنے والی تھی کہ مجھے لگا جیسے باہر کی کھلی ہوا کو یہاں داخل ہونے کی اجازت ہی نہ ہو۔ ارد گرد کی دیواریں بھی جیسے مجھے گھور رہی ہوں اور اس چھوٹے سے بند کمرے کی چھت میرے سر پہ آ کے گرنے والی ہو۔ اس حبس زدہ ماحول اور وہاں موجود لڑکیوں کے چہروں کی اداسی کو دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ میں یہیں سے الٹے پاؤں بھاگ کے اپنے گھر واپس چلی جاؤں، لیکن واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ اتنے میں جب اس کمرے کے اکیلے استاد یعنی اس ٹیوشن سینٹر کے سر کی سخت تیز اور چبھتی ہوئی نگاہیں اپنی کتاب سے اٹھ کے سیدھا مجھ پہ آ کے پڑیں تو میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک خوفناک اور سرد سنسناہٹ دوڑ گئی۔ ان کی وہ گھورتی ہوئی نظریں ایسے تھیں جیسے وہ میرے اندر کی تمام کمزوریوں اور مجبوریوں کو ایک ہی نظر میں تاڑ گئے ہوں۔ میں نے کسی طرح اپنی لڑکھڑاتی ٹانگوں کو سنبھالا اور نظریں جھکا کے کمرے کے کونے میں پڑی ہوئی سب سے پرانی اور ٹوٹی پھوٹی میز کی طرف بڑھ گئی، جہاں ایک خالی جگہ پہ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی کتابیں رکھ دیں اور خود ایک بینچ پہ بیٹھ گئی۔ دل ہی دل میں سسکتے ہوئے میں اپنے مقدر کو کوس رہی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ آخر کیوں میرے نصیب میں یہ عذاب لکھا گیا ہے، کیوں میں سکون سے ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتی۔ مگر اب جب کہ میں اس پنجرے میں قید ہو چکی تھی، میرے پاس رونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اور میں اس خوف کے سائے میں بیٹھ کے خاموشی سے دیوار کو گھورنے لگی۔ اب یہ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی ہر روز ٹیوشن سینٹر جانا پڑا۔ اتوار کا وہ دن ہمارے گھر میں ہمیشہ کی طرح ایک ہلچل اور خوشی کا دن بن کے آیا تھا۔ تمام بہن بھائی صبح سویرے ہی اٹھ کے صحن میں ہنس کھیل رہے تھے اور چہروں پہ ایک ایسی بے فکر مسکراہٹ تھی جو انسان کو اندر سے تر و تازہ کر دیتی ہے، مگر میرا دل اس تمام شور شرابے اور رونق کے درمیان کسی ویران کنویں کی طرح گہرا اور اداس ہو چکا تھا۔ میرے اندر کا سارا سکون اس نئے ٹیوشن سینٹر اور وہاں کے حالات نے چھین لیا تھا۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس اکیلی بیٹھی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی اور بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ آنے والے ہفتے میں مجھے دوبارہ اسی عذاب قدے میں واپس جانا ہوگا۔ میرا دل اس خیال سے ہی بیٹھ جاتا کہ نہ جانے کل وہاں میرے ساتھ کیا ہوگا اور وہ سر مجھے کس کس طرح پریشان کریں گے، کیونکہ وہ مجھ سے بہت عجیب برتاؤ کرتے تھے۔ گھر کے باقی افراد کی ہنسی خوشی مجھے اس وقت کسی تانے سے کم نہیں لگ رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں دنیا سے کٹ کے کسی ایسے کونے میں چلی جاؤں جہاں کوئی مجھے ڈھونڈ نہ سکے۔ اسی اداس اور کشمکش کے عالم میں جب دوپہر کا وقت ہوا تو اچانک گھر کے دروازے پر دستک ہوئی اور ہمارے گھر میں پھپھو اپنے پورے بچوں سمیت داخل ہو گئیں۔ ان کے آنے سے گھر کا سارا ماحول ایک دم سے بدل گیا۔ امی اور باقی سب لوگ خوشی سے ان کے استقبال کے لیے دوڑے، سامان اندر رکھا گیا، بچوں کا شور مچ گیا۔ اماں اور ابا مہمانوں کی خاطر تواضع میں مصروف ہو گئے۔ اس اچانک ہونے والی گہما گہمی اور مہمانوں کی آمد نے میرے لیے گویا آسمان سے فرشتہ اتار دیا، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ اب اگلے 2-3 دن گھر میں اتنی زیادہ مصروفیت رہے گی کہ کوئی مجھ پہ دھیان نہیں دے گا اور مجھے اس طوفان سے بچنے کے لیے چھٹی کا ایک بہترین اور پکا بہانہ مل گیا تھا۔ مہمانوں کے آنے کے بعد جب شام کا وقت ہوا اور گھر کے تمام بڑے نیچے ڈرائنگ روم میں چائے اور گپ شپ میں مصروف ہوئے تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنی خاص کزن سونیا کو اشارے سے اپنے ساتھ اوپر چھت پہ آنے کو کہا۔ سونیا میرے پیچھے پیچھے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر چھت پہ آ گئی، جہاں شام کی ہلکی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور دور آسمان پہ ہلکی ہلکی اداسی سی چھائی تھی۔ ہم دونوں چھت کے کونے میں رکھی ہوئی لکڑی کی پرانی بینچ پہ جا کے بیٹھ گئیں۔ میں نے چاروں طرف دیکھ کے اطمینان کیا کہ کوئی ہمارے پاس نہیں اور پھر میرے اندر کا جتنا بھی گھٹن زدہ غبار اور خوف تھا وہ آنسوں کی صورت میں باہر نکلنے لگا۔ میں نے روحانسی اور کامتے ہوئے لہجے میں سونیا کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں زور سے جکڑ لیا اور بولی، سونیا خدا کے لیے میری بات سنو اور میری مدد کرو۔ مجھ سے اب اس ٹیوشن پہ ایک دن بھی مزید نہیں جایا جاتا۔ وہاں کا ماحول اتنا زہر جیسا اور گھٹن والا ہے کہ میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ جب بھی میں پڑھنے کے لیے بیٹھتی ہوں تو سر کا رویہ میرے ساتھ باقی لڑکیوں جیسا بالکل نہیں ہوتا۔ وہ عجیب اور ڈراؤنی نظروں سے مجھے دیکھتے ہیں اور جب بھی میں کوئی کتاب یا کاپی پکڑانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاؤں تو وہ جان بوجھ کے میرے ہاتھ کو چھوتے ہیں۔ ان کی وہ گندی اور چپکی ہوئی انگلیاں جب میرے ہاتھ پہ لگتی ہیں تو میرے اندر تک گھن مچ جاتی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہیں چیخ کے اٹھ جاؤں۔ سونیا نے میری یہ باتیں سن کے حیرت اور پریشانی سے اپنی آنکھیں بڑی کیں اور میرا ہاتھ ہلا کے بولی کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اگر ایسا کوئی گھٹیا انسان ہے تو تم گھر میں اپنے ابا یا بھائی کو کیوں نہیں بتاتی؟ ایسے درندے کی تو کھال ادھیڑ دینی چاہیے۔ تم خاموشی سے یہ سب کیوں برداشت کر رہی ہو؟ میں نے سونیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی بے بسی سے اپنا سر نفی میں ہلا دیا
और फूट फूट के रोते हुए उसे बताया कि तुम नहीं जानती सोनिया हमारे घर के हालात कैसे हैं। अगर मैंने घर में ज़रा सा भी जिक्र किया कि सर मुझ पर बुरी नज़र रखते हैं या मुझे छूते हैं तो अम्मी अब्बा उल्टा मुझ पे ही बरस पड़ेंगे। वो कहेंगे तुम खुद ही पढ़ना नहीं चाहती, इसलिए उस्ताद पे इल्ज़ाम तराशियाँ कर रही हो, क्योंकि मैट्रिक में फ़ेल होने के बाद घर वालों की नज़र मेरी अपनी कोई इज़्ज़त या एतबार बाकी नहीं बचा। मुझे हर वक्त शक की निगाहों से देखते हैं और उन्हें लगता है कि मेरी अपनी ही लापरवाहियों की वजह से सारा रिजल्ट ख़राब हुआ है। इसलिए मैं किसी को भी घर में ये बात बताने के काबिल नहीं। और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि क्लास की बाकी लड़कियां भी अब मेरी इस मजबूरी और सर की उस तवज्जो को नोटिस करने लगी हैं। सर क्लास की किसी दूसरी लड़की को सीधे मुंह नहीं देखते, सबको डांटते हैं और सख्त रखते हैं, लेकिन जब भी मेरी बारी आती है तो वो नरम लहजा अख्तियार करके अकेले मुझसे हंस हंस के बातें करते हैं, मुझ पे गैर मामूली और हद से ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जिसकी वजह से क्लास की वो बाकी चालबाज लड़कियां अब आपस में मुंह बना के सरगोशियाँ करती हैं और जब भी मैं वहाँ से गुजरती हूँ तो मुझे हकारत और जलन भरी नज़रों से घूरती हैं। मुझे यूँ लगता है जैसे मैं किसी खुले मैदान में नहीं बल्कि एक ऐसे शिकंजे में फंस चुकी हूँ जहाँ चारों तरफ से मौत और ज़िल्लत मेरा इंतज़ार कर रही है और मेरे पास इस दलदल से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। सोनिया मेरी ये खौफनाक कहानी सुन के अंदर तक हिल गई। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। उसने मुझे अपने साथ ज़ोर से भींच लिया। उसे दिलासा देते हुए कहा कि यार ये तो बहुत ख़तरनाक मामला है। अगर ऐसा है तो तुम हमारे आने की खुशी में उन 2-3 दिनों की छुट्टियों का पूरा फ़ायदा उठाओ और इसके बाद कोई पक्का नाटक करके उस ट्यूशन को हमेशा के लिए छोड़ दो। हम दोनों काफ़ी देर तक उस सर्द शाम में छत पे बैठी उस खौफनाक सूरत हाल के बारे में सोचती रहीं और मेरा दिल इस ख्याल से और ज़्यादा मचल गया कि आने वाले दिनों में मुझे दोबारा उसी जहन्नुम में वापस जाना पड़ेगा और मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। रात की गहरी स्याही जब चारों तरफ फैल चुकी थी और नीचे ड्राइंग रूम से मेहमानों की हंसी और गपशप की आवाज़ें आ रही थीं, तो मेरे अंदर का तूफ़ान और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका था। नीचे आने के बाद मैंने कमरे में इधर-उधर देखा और ये तसल्ली दी कि सब लोग मसरूफ़ हैं और किसी ने भी हमारी बातें नहीं सुनी। मुझे सोनिया से बात करके कुछ सुकून तो मिल गया, मगर मैं ये सोच रही थी कि 1-2 दिन रहने के बाद जब वो लोग चले जाएँगे, तो मुझे फिर से ट्यूशन सेंटर जाना पड़ेगा। और जब उनका हमारे घर पे दूसरा दिन था, तो उस दिन अम्मी कहने लगीं कि ये लोग कहीं नहीं जा रहे, तुम ट्यूशन पढ़ के आ जाओ। तो मैंने ज़िद बांध ली और फिर सोनिया ने भी मेरा साथ दिया, तो अम्मी को खामोशी इख्तियार करनी पड़ी और फूफो भी कहने लगी हम 2-3 दिन के लिए आए हैं, बच्ची खुश है, बाद में चली जाएगी ट्यूशन सेंटर। तुम लोगों ने तो इसके फेल होने को कोई गुनाह समझ लिया है। बच्चे हो जाते हैं फेल, दोबारा पढ़ लेगी। हम आए हुए हैं इसे कुछ दिन तो सुकून करने दो। फुप्पो और सोनिया के साथ की वजह से अम्मी खामोश हो गई, मगर वो मुझे गुस्से भरी नज़रों से देख रही थी जैसे मैंने ये सब कहा हो। मैंने फुप्पो के सामने ही अम्मी से कहा कि अम्मी, मैंने फुप्पो से नहीं कहा और वैसे भी 2-3 दिन की बात है। सोनिया और मुझे एंजॉय करने दें। मैंने फुप्पो की शय पे ये बात की तो अम्मी भी हल्का सा मुस्कुरा दी और कहने लगी ठीक है 2-3 दिन छुट्टी कर लो, इसके बाद तो तुमने पढ़ना ही है बेटा। मैं भी तुम्हारी भलाई की वजह से कहती हूँ, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। अम्मी की बात सुन के पहली मर्तबा मुझे एहसास हुआ कि वाक़ई इसमें मेरी भलाई है कि मैं पढ़ूँ, मगर उस हफ़्ज़दा माहौल में जाने का दिल नहीं चाहता था। कभी-कभी दिल चाहता घरवालों को बताऊँ कि वहाँ का माहौल कैसा है, मगर मेरी ज़ुबान पे हज़ार ताले लग गए और कुछ कहा नहीं जाता था। आखिरकार ये 2-4 दिन यूँ ही गुज़र गए जब फुप्पो और उनके बच्चे 2-3 दिन हमारे घर रौनक बढ़ाने के बाद अपने घर वापस रवाना हो गए। और हमारे घर का दरवाज़ा बंद हुआ तो मेरे दिल पे एक बार फिर मौत की सी खामोशी, उदासी और एक गहरा सन्नाटा छा गया, जो मुझे अंदर से और ज़्यादा तोड़ रहा था। जब अगले दिन सुबह सवेरे सूरज की रोशनी मेरी खिड़की से अंदर आई और मुझे ये तल्ख़ एहसास हुआ कि अब मेरे पास छुट्टी करने का कोई भी झूठा बहाना, कोई भी बीमारी का नाटक या कोई वजह बाकी नहीं बची, तो मेरे तन बदन में आग सी लग गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। घर के अंदर का माहौल अचानक से बहुत ज़्यादा सख्त, बोझल और खौफनाक हो गया। अम्मी और अब्बा दोनों ही उस दिन सुबह सवेरे उठे और उनके तेवर देख के मुझे अंदाज़ा हो गया कि आज कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। अम्मी गुस्से से भरे हुए कदमों से सीधा मेरे कमरे में आईं और मेरे सर पे खड़े होके सख्त और ऊंची आवाज़ में बोली, उठो और जल्दी से तैयार होके अपनी किताबें उठाओ। क्या इस बार भी 10वीं जमात में फ़ेल होके घर बैठना है या तुम्हारा कोई और ही इरादा है जो पढ़ाई से इस कदर भागती हो? जल्दी करो और 1 मिनट भी ज़ाया किए बगैर सीधी ट्यूशन जाओ। खबरदार जो आज एक दिन भी नागा किया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी।
अम्मी के चेहरे का वो सख्त तपता हुआ और गुस्सा आलूदा रूप देख के मेरे अंदर बोलने की या कोई भी जवाबी दलील देने की ज़रा भर सकत नहीं बची थी। मैंने डरते डरते कपकपाते हाथों से अपने कपड़े संभाले और इंतहाई मजबूरी, बेबसी और अंदरूनी अजियत के आलम में खुद को तैयार किया। जब मैंने घर की दहलीज से पहला कदम बाहर निकाला तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे दोनों पाँव में किसी ने लोहे की भारी जंजीरें बांध दी हों, और हर कदम उठाना मेरे लिए पहले से ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। कुछ दिन स्कूल से छुट्टियां थीं, इसलिए अब ट्यूशन सेंटर फर्स्ट टाइम खुलता था। रास्ते में चलते हुए मेरा दिल बार बार ये दुआ मांग रहा था कि काश ज़मीन फट जाए और मैं उसके अंदर हमेशा के लिए समा जाऊं, ताकि मुझे इस मनहूस ट्यूशन सेंटर की शक्ल दोबारा ना देखनी पड़े और मेरी जान इस रोज़ रोज़ के अजाब से छूट जाए। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और मेरी बदकिस्मत टांगें मुझे घसीटती हुई उसी खौफनाक इमारत के करीब ले आईं। जब मैंने कांपते हुए हाथों से उस दरवाजे का हैंडल पकड़ा और उसे खोल के अंदर दाखिल हुई, तो मैंने देखा कि आज वहाँ हस्बे मामूल ज़्यादा लड़कियां नहीं आई थीं। कमरे के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा, हबस और ऐसी घुटन छाई हुई थी जो मेरे दिल की धड़कन को और ज़्यादा बेकाबू कर रही थी। उस खालीपन और उस हबस ज़दा माहौल ने मुझ पे ऐसा नफ्सियाती दबाव डाला कि मेरा सर यकदम ज़ोर ज़ोर से चकराने लगा और घबराहट की शदीद लहर उठने से मेरा सर फटने के करीब हो गया। मैंने फ़ौरन उस मौके को गनीमत जाना, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पे वहाँ उस हालत में मज़ीद एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी। मैंने हिम्मत करके अपनी जगह से लरसते हुए कदमों के साथ उठाई और सीधा सर की मेज़ के पास जाके इंतहाई लरजते और कांपते हुए लहजे में कहा कि सर, मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मैं घर जाना चाहती हूँ। मेरी इस बात पर सर ने अपनी किताब से अपनी हवसनाक और गहरी नज़रें उठाईं और एक बहुत ही मायने खेज शैतानी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा, जिसे देख के मेरे अंदर तक बर्फ़ जम गई और कपकपी तारी हो गई। उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त तो ज़ुबानी तौर पे दे दी, लेकिन उनकी वो नज़रें मेरे दिल में एक नया जहर घोल गईं। मैं वहाँ से फ़ौरन उठ के भागने के अंदाज़ में वापस अपने घर तो आ गई और उस दिन आर्ज़ी तौर पे अपनी जान छुड़ा भी ली, मगर मैं अंदर से अच्छी तरह जानती थी कि ये तूफ़ान अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि आने वाले दिनों में कोई बहुत ही भयानक सच्चाई और खौफनाक मंज़र मेरा इंतज़ार कर रहा है। हबस से बचने का अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वक्त तो यूं ही गुजरता जा रहा था। ना चाहते हुए भी मुझे हर रोज़ जाना पड़ता और यूं ही एक महीना गुजर गया। जुम्मे का वो मुबारक दिन जब तुलू हुआ तो मेरे दिल में एक अजीब सा वसवसा और अनजाना खौफ रेंग रहा था। मैंने सोचा शायद आज के दिन अपना वो नया सूट पहन लूं जो मैंने बड़े शौक से सिलाया था, कि शायद उस नए कपड़े को पहन के मेरा दिल कुछ बहल जाए और उस अंदरूनी घुटन और उदासी में कुछ कमी वाकई हो जाए। मुझे क्या खबर थी कि ये नया सूट पहनना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला है, और मैं बिल्कुल नावाकिफ़ थी कि आज का ये जुम्मा मेरी ज़िंदगी का सबसे तारीख और हौलनाक दिन बनने वाला है, जिसके बाद मेरा वजूद कभी पहले जैसा नहीं रह सकेगा। मैंने दिल को किसी तरह तसल्ली दी, वो नया सूट पहना, सर पे चादर ठीक की और कांपते कदमों के साथ घर से ट्यूशन सेंटर की तरफ रवाना हो गई। रास्ते भर मेरा दिल किसी अनहोनी के डर से बैठा जा रहा था और मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरे पैरों में कोई वजन लटका हुआ हो। जब मैं चलते चलते उस खौफनाक ट्यूशन सेंटर की इमारत के करीब पहुंची और दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुई, तो उस दिन का मंजर पिछले तमाम दिनों से बिल्कुल हट के और हौलनाक था। वो छोटा सा कमरा जो आमतौर पर आधा खाली रहता था, आज 10वीं जमात के तमाम तालिबात से खचाखच भरा हुआ था। कमरे में तिल धरने की जगह नहीं थी। तमाम लड़कियां अपने अपने बेंचों पर बैठी थीं और फिजा में एक अजीब सा हबस और घुटन महसूस हो रही थी। मैंने डरते डरते कोने में अपनी जगह बनाई और सर झुका के बैठ गई। पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो चुका था और सर बोर्ड पे कुछ लिखवा रहे थे, मगर दौरान लेक्चर सर की वो गंदी और हवस भरी नज़रें बार बार घूम के मुझ पे ही टिक जाती। वो पढ़ाते पढ़ाते अचानक रुक जाते और मुझ पे इस तरह तंज और घूरने वाली खौफनाक हरकत करते कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। क्लास का माहौल उस वक्त इतना ज़्यादा दबाव वाला और दम घुटने वाला था कि मुझसे एक एक सेकंड गुजारना पहाड़ लग रहा था। इतने में पढ़ाई के दौरान ही मामूली सी बात पर या शायद एक छोटे से टेस्ट के बहाने सर को मुझ पर गुस्सा आ गया। उन्होंने अपना डंडा मेज़ पे ज़ोर से मारा और सब लड़कियों के सामने मुझे शदीद अंदाज में डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरी तरफ इशारा करते हुए इस कदर सख्त तौहीन आमेज़ बातें कहीं कि पूरी क्लास की नज़रें मुझ पे उठ गईं और मैं शर्म और ज़िल्लत के मारे ज़मीन में गड़ जाने को तैयार हो गई। उन्होंने सबके सामने मेरी तज़लील की और मुझे क्लास के अंदर आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। उन्होंने मुझे सबके सामने ज़लील किया, लेकिन मेरी मजबूरी के मारे अपने आंसू मैं अंदर ही अंदर पीती रही और सर झुका के बैठ गई कि किसी तरह ये वक्त गुजर जाए और छुट्टी हो तो मैं यहाँ से भागूं। मैंने वो वक्त बड़ी मुश्किल से गुजारा था। आज मुझे कुछ ज़्यादा ही अजीब महसूस हो रहा था। दिल चाह रहा था कि उड़ के बस घर पहुँच जाऊँ, लेकिन वक्त से पहले जाना नामुमकिन था। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब छुट्टी का वक्त हुआ और घंटी बजने पे क्लास की तमाम लड़कियां
लड़कियां अपनी किताबें और बस्ते जल्दी जल्दी समेटने लगीं और घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ लपकीं। मेरे अंदर भी एक जान सी आ गई कि चलो अब इस जहन्नम से निकलने का वक्त हो गया है। मैंने भी अपना बैग जल्दी से उठाया और उठने ही वाली थी कि अचानक सर ने अपनी कुर्सी से उठ के मेरा बैग पकड़ लिया और इंतहाई सख्त लहजे में हुक्म दिया, तुम्हारा आज का टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब है। तुमने सवालात के जवाबात बिल्कुल गलत दिए हैं, इसलिए कि बाकी सब लड़कियां बेशक चली जाएं मगर तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं अपनी जगह बैठी रहोगी और जब तक मैं तुम्हें कहूँगा नहीं तुम इस बंद कमरे से बाहर कदम नहीं रखोगी। सर के उस हुक्म पे मेरे होश उड़ गया और मेरा दिल चाहा कि मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ूं। कमरे में मौजूद बाकी तमाम लड़कियां जिनके हाथ में बस्ते थे वो एक लम्हे के लिए रुकीं। उन्होंने मुझे और सर को एक अजीब और शक भरी नज़र से देखा, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सर के उस हुक्म के खिलाफ कोई बात कहती। वो सब सर झुका के एक एक करके कमरे से बाहर निकल गईं। उस छोटे से बंद कमरे के अंदर अब सिर्फ मैं अकेली रह गई और वो दरिंदा सिफ्त उस्ताद मौजूद था, जिसकी सफ़ाकाना हंसी और हौलनाक इरादे अब मेरे चारों तरफ एक जाल की तरह फैल रहे थे। और मैं उस बंद कमरे की उस हौलनाक कैद में बिल्कुल तन्हा और बेबस होकर रह गई। कमरा खाली हो चुका था और बाहर शाम की तारीकी और धुंधलाहट तेज़ी से फैलने लगी थी। उस बंद कमरे के अंदर का सन्नाटा इतना खौफनाक था कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे और दिल की धड़कन रुकने के करीब थी। मैंने कांपते हुए लहजे और भर्राई हुई आवाज़ में सर से कहा कि सर, अब शाम हो रही है, मुझे घर जाना चाहिए, बाकी का काम कल आके कर लूँगी। मेरी इस बात पे सर ने खौफनाक और मायने खेज मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा और नरम मगर दरिश्त लहजे में बोले, इतनी जल्दी क्या है, बैठो, इतनी घबराहट क्यों है। ये कह के वो खामोश हो गए तो मैंने पानी का बहाना बनाया। वो कहने लगे, मैं खुद तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। मैंने हकलाते हुए हाथ जोड़ने के अंदाज में कहा, सर नहीं, मैं खुद पानी पी लूँगी, आप ज़हमत न करें। लेकिन वो मेरी एक भी सुने बगैर कमरे से बाहर निकल गए और चंद ही लम्हों बाद हाथ में जूस का एक भरा हुआ ग्लास लेके वापस आए। उन्होंने वो ग्लास ज़बरदस्ती मेरे हाथ में थमाया और कहा, ये पी लो, इससे तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा और टेंशन भी उतर जाएगी। दिल के अंदर छाया हुआ शदीद दर्द और प्यास की उस हालत में मुझसे मज़ीद इनकार न हो सका और मैंने कांपते हाथों से वो ग्लास उठा के वो जूस पी लिया। लेकिन मैं ज़रा भर नहीं जानती थी कि उस जूस में कोई नशावर चीज़ मिला दी गई है और ये जूस का ग्लास मेरी ज़िंदगी का आखिरी फ़ैसला बनने वाला है। चंद ही लम्हों में उस जूस का असर मेरी रगों में दौड़ने लगा। मेरी आंखों के आगे एकदम से अंधेरा छाने लगा और कमरा गोल गोल घूमने लगा। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी और जिसमें ज़रा भर भी सकत बाकी नहीं रही थी। मैंने लड़खड़ाते हुए उस कुर्सी से उठने की कोशिश की और दरवाजे की तरफ भागने लगी कि किसी तरह यहाँ से निकल जाऊं, मगर सर ने एक ही छलांग में आगे बढ़ के मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैं आधी बेहोशी की हालत में ज़मीन पे गिरते हुए मिनमिना रही थी और रोते हुए कह रही थी कि मुझे जाने दो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मगर वो वहशियाना अंदाज में हंसते हुए मेरे कान के पास बोले, अब कहाँ जाओगी जाने मन, आज तो तुम मेरे हाथ से बच के नहीं जा सकती। और इसके साथ ही मेरे हवास मुकम्मल तौर पर जवाब दे गए। दुनिया की हर चीज़ खामोश हो गई और मैं बेसुध होकर उस मनहूस कमरे के फर्श पर हमेशा के लिए गिर गई। जब मेरी बंद आंखों के पपोटे खुले और होश की हल्की सी लहर मेरे वजूद में दौड़ी तो मैंने खुद को किसी अजनबी या खौफनाक जगह पे नहीं बल्कि अपने ही घर के कमरे में अपने ही जाने पहचाने बिस्तर पे पाया। मेरे जिस्म का एक एक पट्टा और रग दुख रही थी और सर में शदीद किस्म का दर्द हथौड़े की तरह बरस रहा था। मैंने अपनी बोझल और भारी पलकें बहुत मुश्किल से उठाई और कमरे के अंदर दाएं बाएं देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। मेरे बिस्तर के इर्द गिर्द मेरी अम्मी, मेरे अब्बा, मेरे तमाम बड़े बहन भाई बैठे थे, जिनके चेहरों पे उस वक्त हवाइयाँ उड़ रही थीं और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अम्मी ने देखा कि मेरी आंखें खुल गई हैं तो उनकी हिचकी बन गई। वो एकदम से आगे बढ़ी और उन्होंने मुझे अपने सीने से ज़ोर से भींच लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अम्मी की हिचकियाँ और उनका इस तरह तड़पना देख के मेरे अंदर का सारा दबा हुआ खौफ और भी ज़्यादा शिद्दत से बाहर आ गया और मैं भी बच्चों की तरह फूट फूट के सिसकियाँ लेने लगी। मुझे उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने घर कैसे पहुंची। अब वो दरिंदा सिफ्त टीचर कहाँ गया। मेरे जहन में उस मनहूस कमरे का वो आखिरी मंजर घूम रहा था जहाँ मैंने जूस पिया और फिर अंधेरा छा गया। मेरे बिस्तर के पास बैठे हुए मेरे भाई और बहनें भी इस कदर गमज़दा और सदमे की हालत में थे कि कोई भी एक लफ्ज़ बोलने की सकत नहीं रखता था। कमरे की फ़िज़ा इतनी भारी हो चुकी थी कि सांस लेना भी दो भर हो रहा था। मुझे अपने कमरे की छत और दीवारें अपनी जानी पहचानी होने के बावजूद इस वक्त किसी कैद खाने की तरह लग रही थी और मेरे अंदर एक अनजाना सा कपकपा देने वाला एहसास मौजूद था कि जाने मेरे
साथ वो कौन सा क़यामत ख़ेज़ वाक़या पेश आ चुका है जो मेरे पूरे घर को इस तरह सोगवार कर गया है। मैंने काँपते हुए अपने खुश्क होठों पे ज़ुबान फेरने की कोशिश की और अम्मी की तरफ देखा, जिनके चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था और आंखें रोने की वजह से बिल्कुल सुर्ख हो रही थीं। अम्मी ने मेरा माथा चूमा और अपने दोनों हाथों से मेरे चेहरे को सहलाते हुए रोते हुए कहा कि मेरी बच्ची, मेरी मासूम बेटी, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तुम उस अज़ाब से अकेले लड़ रही थी और हम बेखबर घर में बैठे तुम्हें एक कसूरवार ठहराते रहे। अम्मी के अल्फाज मेरे दिल पे तीर की तरह पेवस्त हो गए और मुझे यूँ लगा जैसे मेरे अंदर कुछ टूट के हमेशा के लिए बिखर गया हो। मैंने अपनी भर्राई हुई और मध्यम आवाज़ में अम्मी से पूछना चाहा, मुझे यहाँ कौन लाया, लेकिन मेरे मुंह से कोई मुकम्मल फ़िक्रा अदा नहीं हो सका और मेरी हिचकियों ने मेरी आवाज़ को दबा लिया। उसी लम्हे मेरे अब्बा, जो अब तक कमरे में एक कोने में इस सर झुकाए पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे थे, वो आहिस्ता-आहिस्ता मेरे बिस्तर के करीब आए। उनके चेहरे पे एक ऐसा हौलनाक गुस्सा छाया था जो मैंने पूरी ज़िंदगी कभी नहीं देखा था। अब्बा के हाथ काँप रहे थे, उनकी आँखों में बेबसी और नेदामत का समुंदर ठाठे मार रहा था। उन्होंने आगे बढ़ के अपने दोनों हाथों से मेरा सर अपने सीने से लगा लिया और फूट-फूट के रो पड़े। एक बाप का इस तरह बच्चों की तरह सिसकियाँ लेके रोना मेरे दिल को अंदर से चीर के रख गया। अब्बा ने रोते हुए जब बताना शुरू किया तो उनका एक-एक लफ्ज़ उस हौलनाक हकीकत को खोल रहा था जिसे मैं इतने दिनों से अकेले सह रही थी और किसी को बताने से डरती थी। अब्बा ने बताया कि वो किसी ज़रूरी काम से उसी रास्ते से गुज़र रहे थे जहाँ वो ट्यूशन सेंटर वाक़ था। इत्तेफ़ाक से उनकी नज़र उस इमारत के खुले हुए दरवाज़ा उस कमरे पे पड़ी जहाँ वो दरिंदा सिफ्त टीचर मुझे बेहोश हालत में ज़मीन से उठाने की कोशिश कर रहा था। और मेरा जिस्म बिल्कुल बेसुध हालत में उसकी गलाज़त भरी गिरफ्त में था। अब्बा ने जब वो मंज़र अपनी आँखों से देखा तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई और उनके अंदर का बाप एक खूनख़ार शेर की तरह बिखर गया। अब्बा ने एक लम्हे की भी देर किए बगैर उस कमरे पे धावा बोल दिया और उस कमीने दरिंदा सिफ़्त उस्ताद को उसके ही उस गंदे दफ़्तर में दबोच लिया। अब्बा ने गुस्से और गैरत की उस आग में उसकी दुर्गत बनाई और फिर उसे पुलिस ले गई। फिर अब्बा ने मुझे अपनी बाहों में उठाया। एक ऑटो में एक किसी की मदद से मुझे सीधा घर ले आए और रास्ते भर उनका दिल इस बात पे खून के आंसू रोता रहा कि उनकी अपनी लापरवाही और गुस्से की वजह से उनकी बेटी इतने बुरे दरिंदे के शिकंजे में फंस गई थी। अब्बा की ये सारी कहानी सुन के मेरे कमरे में मौजूद तमाम बहन भाइयों के मुंह से सिसकियां निकल गईं और हर एक की आंख नम हो गई। घर का हर एक फर्द अब उस तल्ख और भयानक सच्चाई से मुकम्मल तौर पे वाकिफ हो चुका था कि मैं उस ट्यूशन सेंटर में जाने से क्यों इतना ज़्यादा जान छुड़ाती थी और क्यों मेरा दिल हर वक्त डर और खौफ की वजह से बैठा रहता था। वो दिन और वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था, जिसने हमारे घर के तमाम अफराद की सोच को अक्सर बदल के रख दिया और सबको ये एहसास हो गया कि एक बच्ची या तलबा को कभी भी अकेले ऐसे ट्यूशन्स में हरगिज़ नहीं भेजना चाहिए जहाँ रश कम हो और अकेला टीचर हो। उस खौफनाक वाक़े और हकीकत के बाद हमारे घर का पूरा माहौल और सोच ही बदल चुकी थी। अम्मी और अब्बा को अब इस बात का शदीद एहसास हो चुका था कि मेरा उस ट्यूशन से भागना या जाने से इनकार करना कोई लापरवाही नहीं बल्कि एक अंदरूनी खौफ था जो मेरी जान ले रहा था। घर के तमाम अफराद के दिलों में मेरे लिए एक अजीब सा दर्द और अपनापन जाग गया था जो पिछले दिनों के उस सख्त रवैये और तल्ख तानों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब्बा ने उसी दिन पक्का अज़म कर लिया कि मुझे किसी भी ऐसे नामालूम या अकेले उस्ताद के पास हरगिज़ नहीं भेजेंगे जहाँ बच्चियों की हिफाजत का मोतबर बंदोबस्त ना हो। फिर उन्होंने शहर के एक नहायत मुअज़्ज़ज़ तजर्बाकार फ़ीमेल टीचर का पता निकाला जो अपने घर में ही 10वीं जमात की लड़कियों को पढ़ाती थीं और उनके पढ़ाने का अंदाज़ और अखलाक बहुत अच्छा माना जाता था। अब्बा खुद मुझे अपने साथ लेकर उस फीमेल टीचर के घर गए और तमाम हालात से उन्हें आगाह करते हुए मुझे वहाँ दाखिल करवा दिया। जब मैंने उस नए पुरसकून और मुकम्मल महफूज माहौल में जाकर पढ़ना शुरू किया तो मेरे दिल का सारा बोझ और खौफ आहिस्ता आहिस्ता काफूर होने लगा। वहाँ सिर्फ लड़कियाँ थीं और उस्ताद भी एक माँ जैसी शफीक खातून जिसके पास बैठ के पढ़ने में एक अलग ही सुकून और इत्मीनान मिलता था। पिछले साल टांग टूट जाने की वजह से जो महीने मेरे बिस्तर पे गुजरे और जिसकी वजह से मेरा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हर्ज हुआ, वो तमाम दुख और सदमा अब उस फीमेल टीचर की मेहनत और रहनुमाई की वजह से कम होने लगा था। मुझे इतने अच्छे तरीके से तमाम मज़ामीन की तैयारी करवाती कि मेरा दिल खुद ब खुद पढ़ने में लग जाता और मेरे अंदर का वो पुराना एतमाद बहाल होने लगता जो उस मनहूस वाक़े और फ़ेल होने की टेंशन की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। अब मेरे दिन और रातें पुरसकून थीं, घर में भी मेरा सब ख़ास ख़्याल रखते थे और अब्बा अम्मा की मोहब्बत और हौसला अफ़ज़ाई ने मुझे अंदर से एक बार फिर मज़बूत इंसान बना दिया था। वक्त तेज़ी से गुजरता गया और वो दिन भी करीब आ गया जिसका मुझे सबसे ज़्यादा खौफ था, यानी कि फिर से मैट्रिक के इम्तिहानात का दिन। इस बार मेरी तैयारी पिछली बार जैसी अधूरी या खौफज़दा नहीं थी।
बल्कि मैंने पूरे दिल और सुकून के साथ तमाम पेपर दिया और इम्तिहान ख़त्म होने के बाद मेरे दिल में एक अजीब सा इत्मीनान था कि मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की और अल्लाह ताला मेरी इस मेहनत को ज़रूर रंग लाएगा। वह जब वो मुबारक दिन आया जब मैट्रिक का नतीजा सुनना था तो इस बार कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने खड़े होते वक्त मेरे हाथ नहीं कांप रहे थे बल्कि दिल में एक उम्मीद रोशन थी। जब मैंने अपना रोल नंबर दर्ज करके रिज़ल्ट सामने देखा तो इस बार फ़ेल का वो स्याह लफ्ज़ नहीं बल्कि बहुत ही शानदार और अच्छे नंबरों के साथ पास होने का मंज़र मौजूद था। मेरी उस कामयाबी को देख के अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। अब्बा ने मुझे गले से लगा लिया और घर भर में एक जश्न का सा माहौल बन गया। यूँ मेरी ज़िंदगी के उस सबसे बड़े तूफ़ान और तारीक तरीन बाब का एक इंतहाई खूबसूरत अंजाम पे ख़ात्मा हो गया।